हिंदी कविता में सबसे अधिक चर्चित, पठित और विवेचित कवि हैं बिहारी लाल। इनका नाम लेते समय स्वाभाविक रूप से आनंद घन का नाम भी आ जाता है। इन दोनों से बड़ा कोई कवि रीतकाल में नहीं हुआ। पिछली बार हमने इन दोनों की तुलना करते हुए आनंद घन के काव्य वैभव का आस्वादन किया था। आज बिहारी के काव्य वैभव का आस्वादन किया जाए। बिहारी सतसई जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार के प्रमुख दरबारी कवि बिहारी लाल द्वारा रचित 713 दोहों का संग्रह है। इस संग्रह ने साहित्य और कला जगत में अपनी ऐसी पहचान बनाई है जैसी किसी और ग्रंथ की न पहले बनी थी न बाद में बनी। सतसई के दोहों को लेकर कांगड़ा शैली के सैकड़ों चित्र दरबारी परिवेश को मूर्त करने वाले बनाए गए। यहाँ तक कि राग रागिनियों और शिकार के दृश्यों के चित्र भी बिहारी के दोहों पर बने। इस तरह साहित्य, संगीत और चित्रकला को प्रभावित करने वाली सतसई विशेष रचना बन गई। बिहारी सतसई की सबसे अधिक टीकाएं लिखी गईं और सबसे अधिक बहस भी उसी को लेकर हुई। बिहारी सतसई की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिन पर अलग से लंबी वार्ता की गुंजाइश है। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि बिहारी सतसई के दोहों को लेकर हिंदी साहित्य के व्याख्याकारों और आलोचकों द्वारा कैसी गलतफहमी पैदा की गई। इन सबकी शुरुआत उस समय के इतिहास लिखने वालों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों के कारण हुई है। विदेशी इतिहासकारों ने उस समय के समाज के बारे में जो जानकारी मुगल दरबारों की विलासिता की सूचनाओं के आधार पर दी, उससे सामान्य जनता का कुछ भी लेना देना नहीं है। एक आचार्य लिखते हैं कि नायिकाओं के चित्र को मादक बनाने के लिए उसने आडंबरपूर्ण वातावरण और महार्घ वेशभूषा का सहारा लिया। उनकी नायिकाएं विशाल प्रासादों में रहती हैं। उनकी सेज की चादरें चांदनी और दूध की उज्ज्वलता को लज्जित करती हैं। उनके पायदान में बहुमूल्य मखमल का उपयोग होता है। उनकी सेवाएं में नियुक्त दासियां जिन पानदानों, इत्रदानों और फूलदानों का व्यवहार करती हैं, उनमें सोने चांदी की बहार रहती है। नायिकाओं के परिधान में किमखाब, साटन, मखमल और अतलस के वस्त्र प्रयोग होते हैं। उनकी साड़ियों की किनारी स्वर्ण रचित होती है और चार चुनरी चटकीले रंगों से लहरदार बनी होती है। बिहारी सतसई की किसी दोहे में ऐसी किसी नायिका का कोई चित्र नहीं मिलता। इसी तरह की असावधानी इतिहास लिखने वालों के द्वारा भी हुई। डॉक्टर नगेन ने लिखा है कि अमीर और राजाओं के महलों में श्रृंगारिकता का नग्न नृत्य होता था। सैनिक शिविरों में भी वेश्याओं का जमाव रहता था। मुगल सेना की सहायता के लिए कामदेव की भी बृहद सेना चला करती थी। छोटे छोटे अधिकारियों और रईसों के सामने भी यही आदर्श था और उनका भी सारा समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था, जिसका विवरण देव और अन्य कवियों के अष्टयामों में अत्यंत स्पष्ट रूप से मिलता है। पूरा का पूरा रईस समाज सरस राग रसरंग में डूबा हुआ था। यह पूरा वर्णन रीतकालीन राजा और रईसों का तो हो सकता है, किंतु बिहारी सतसई में एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार का वर्णन हो या उसका उल्लेख हो। बिहारी सतसई का अध्ययन उस समय के समाज को ध्यान में रखकर किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह समाज बेरोजगार युवकों के सेना में नौकरी करने और उसके कारण अनेक प्रकार की विकृतियों के उत्पन्न होने का समय है। राजा महाराजाओं तो की अपनी सेना होती ही थी। छोटे मोटे जमींदार और सेठ साहूकार भी अपने सैनिक रखते थे। ये सैनिक गांव के युवक होते थे जिनका विवाह बचपन में ही हो चुका होता था। उनकी पत्नियां जवान होने पर अकेली पड़ जाती थी। दूसरी ओर बाल विवाह, बहु विवाह और वृद्ध विवाह की प्रथा के कारण वृद्ध पुरुषों की अनेक पत्नियां होती थीं और गरीब युवक अविवाहित रह जाते थे। जो युवक सेनाओं में नहीं जा पाते थे, वे बैलों, घोड़ों अथवा गाड़ियों पर अपने क्षेत्र की बिक्री योग्य वस्तुएं लादकर दूसरे क्षेत्रों में जाकर बेचते थे और वहां की चीजें खरीद कर अपने यहाँ बेचते थे। इनका प्रवास भी लंबा होता था। अतः उस समय के ग्रामीण समाज में विवाहेतर संबंधों की अधिकता स्वाभाविक ही है। सतसई के दोहों में खंडिता नायिकाओं, सौतों, दूतियों, कुटनियों और परकीय नायकों से संबंधित दोहे इस यथार्थ का खुलासा करते हैं। जहाँ तक मुगल दरबारों की विलासिता का प्रश्न है, विदेशी इतिहासकारों ने इसको इस रूप में प्रस्तुत किया है कि मुगल सम्राट जिस वैभव विलास में अपना जीवन बिताते थे, उतना दुनिया के किसी देश के राजा सम्राट के पास नहीं होता था।
इतिहास इस बात की गवाही देता है कि भारत में सामान्य जनता राजाओं सामंतों के विलास से अछूती रहती थी। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा लिखते हैं कि मुगल सभ्यता मुख्यतः नगरों तक ही सीमित थी। उससे जनसाधारण का जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित नहीं हुआ था। जनसाधारण काफी मात्रा में इस प्रभाव से मुक्त रहा और नगरों से दूर गांव में रहने वाले व्यक्तियों ने साधारणतया अपने परिवारों की स्त्रियों को परंपरागत व्यवहार प्रदान कर रखा था। एक इतिहास डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा इस सामाजिक यथार्थ की अनदेखी करते हुए लिखते हैं कि एक प्रकार से वह शुद्ध कलावाद की कोख से उपजा साहित्य है जिसमें भटका देने वाली सौंदर्य भावना का आधिपत्य है। वैभव के साथ पनपने वाली विलासिता का अंत यहाँ व्यभिचार में होता है। इतने से जी नहीं भरता तो आगे वर्मा जी ने लिखा, उधर जयपुर नरेश अपने शीश महल में नग्न सुंदरियों की छवि को पी रहा था जहाँ दर्पण के से मोर्चे देह दिखाई देत वाली बात थी। इतिहास लेखक को इतिहास की समझ तो नहीं है, कविता की समझ भी नहीं। राजा जय सिंह के व्यभिचार का पूर्ण वर्णन करने के लिए जिस दोहे को उद्धृत किया गया है उसकी वास्तविकता देख लेना उचित होगा। बिहारी का दोहा है, पहिरन भूषण कनक के कही आवत ई हेत दर्पण के से मोर्चे देह दिखाई देत। उपर्युक्त दोहे में ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया गया है जिसे किसी आभूषण की जरूरत नहीं है। वह इतनी सहज सुंदर है कि सोने के आभूषण उसकी देह पर ऐसे लगते हैं जैसे दर्पण में मोर्चे लग गए हों। तात्पर्य यह है कि तुम इतनी सहज सुंदर हो कि सोने के आभूषण तुम्हारे रूप को बिगाड़ते हैं। बिहारी ने अन्य दोहों में भी सहज सुंदर रूप के मुकाबले आभूषणों को तुच्छ बताया। करत मलिन आछी छवि हरत सहज विकास अंगराग अंगन लगे ज्यों आरसी उसास। बिहारी की धारणा है कि सुंदर शरीर पर केसर कस्तूरी से बने अंगराग वैसे ही लगते हैं जैसे साफ दर्पण पर कोई मुंह की भाप छोड़कर उसे धुंधला करते। एक से अधिक पत्नियों का होना उस समाज में राजाओं के लिए सामान्य बात थी। इसके अतिरिक्त राजा जय सिंह के दुष्चरित्र होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। एक दूसरे इतिहासकार प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद लिखते हैं कि महाकवि बिहारी की उनकी प्रसिद्ध सतसई के कारण बहुत ख्याति हुई, जिसमें लगभग 700 दोहों सोरठों का संग्रह है। काव्य कला के दृष्टि से सतसई एक अनूठा ग्रंथ है। इसमें अधिकांश राधा और कृष्ण के प्रेम का विषय ही प्रस्तुत किया गया है। फिर भी सतसई की भाव व्यंजना इतनी गूढ़ है कि उसके मर्म को सरलता से समझ पाना कठिन है। इसके गुणों को स्पष्ट करने की दृष्टि से ही बिहारी सतसई की कई टीकाएं प्रस्तुत की गईं। इसी तथ्य से इस कृति की सर्वप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद की सीमा यह है कि उन्होंने बिहारी सतसई के सभी दोहों का केंद्रीय विषय राधा कृष्ण का प्रेम बताया, जो सच नहीं है। राधा कृष्ण का नाम गिनती के कुछ दोहों में आया है। अधिकांश दोहों में ग्रामीण जीवन के संबंधों का वर्णन है। एक दोहे में गोचारण प्रसंग देखकर राधा कृष्ण का नाम व्याख्याकार लोग जोड़ देते हैं। दोहा है, उन हर की हंसके इतय इन सौंपी मुस्काय नैन मिले मन मिल गए दो मिलवत गाय। भारत के गांव में गाय चराने वालों के बीच में इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। इसमें किसी राधा कृष्ण को लाने की कोई जरूरत नहीं, न इसमें भक्ति का कोई संदर्भ है। वस्तुतः बिहारी के दोहों को बिना अपनी ओर से कोई प्रसंग आरोपित करके देखे जाने की जरूरत है। दोहा छंद के संबंध में रहीम की धारणा उनके एक दोहे में स्पष्ट होती है। रूप कथा पट चार उपद कंचन दोहा लाल ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति मोल रहीम विशाल। इस दोहे को ध्यान से देखने की जरूरत है। स्वर्ण पत्रों पर रूप कथाओं के सूक्ष्म अंकन की कला प्राचीन भारत में बहुत उन्नत रही है। वस्त्रों और भित्ति फलकों पर इस तरह के अंकन और भी लोकप्रिय रहे हैं। भित्ति चित्र और वस्त्र फलक पर बनने वाली रूप कथा की तुलना में सोने के पत्र छोटे होते हैं। उन पर अंकित कथाओं में आकृतियां बहुत छोटी होती हैं। दूर से एक दृश्य में उन्हें ठीक नहीं देखा जा सकता। जो पारखी निकट से बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कलाकृति की बारीक रेखाओं का अवलोकन करता है, वह उतनी ही कुशलता के साथ कलाकृति के मोल की परख करने में सफल होता है। यही स्थिति बिहारी के दोहों की है। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे वह नयननि त्यों त्यों खरी निकसी वह निकाई। जो हाल मतिराम की सुंदरी के साथ है, वही बिहारी के दोहों के साथ है। आपके पास जितनी सूक्ष्म दृष्टि है,
और जितनी निकटता से आप उन दोहों को परख पाते हैं उतनी ही मूल्यवत्ता उनमें मिलती है। कह सकते हैं कि पारखी की पात्रता के अनुरूप बिहारी के दोहों का मोल बढ़ता चला जाता है। इस रूप कथा को इस दोहे में देखें। नाक चढ़े सीधी करे जितय छबीली छैल, फिर भूल वह गह प्यों ककरीली गैल। यौवन के उद्दाम आवेग और परस्पर प्रीति से भरे हुए युगल का चित्र है। व्याख्याकारों ने इस दोहे के लिए अनेक प्रसंगों की कल्पना की है। कोई वन विहार प्रसंग देखता है, कोई मंदिर के रास्ते की कल्पना करता है, क्योंकि पांव में कंकड़ी चुभने और उससे उत्पन्न प्रतिक्रिया का वर्णन है। देव दर्शन प्रसंग इसलिए लाना पड़ा है कि नगर के युवक युवती नंगे पांव तभी चलेंगे जब मंदिर जाना होगा। व्याख्याकार अधिकांश नागर हैं, इसलिए उनकी दृष्टि इस साधारण से तथ्य की ओर जाती ही नहीं कि गांव में जूते पहनने वाले कम होते हैं। यदि उपर्युक्त दोहे के युवक युवती को ग्रामीण युवक युवती के रूप में देखें, जो कहीं भी खेत खलिहान या मेले बाजार में नंगे पांव जाते हैं तो मंदिरों और देवता का आयोजन नहीं करना पड़ेगा। दोनों नंगे पांव चल रहे हैं, कंकरीला रास्ता है। नंगे पांव में कंकड़ी चुभने से जो कष्ट हो रहा है उसे युवती नाक चढ़ाकर सिसकारी भरती। बहुत भोली युवती होती तो सिसकारी को दबा लेती, अपने ही तक सीमित रखती, किंतु युवती छबीली छैल है और सुंदरी भी, और अपने सौंदर्य के मारक प्रभाव का प्रयोग करने की कला में निपुण भी। इसलिए पांव में कंकड़ी की चुभन की प्रतिक्रिया विशिष्ट हो उठती। इस प्रकार नाक चढ़ाकर सिसकारी भरती हुई प्रिया इतनी आकर्षक लगती है कि युवक बार बार भूल करने का अभिनय करता हुआ वही रास्ता पकड़ता है जिस पर कंकड़ हैं। प्योर शब्द के कारण स्वकीया के प्रगाढ़ राग से एक और सूक्ष्म अर्थ उभरता। युवती इतनी संवेदनशील है कि प्रिय के नंगे पांव में कंकड़ी की चुभन को स्वयं महसूस करके सीसी करने लगती। वह जब ऐसा करती है तब प्रिय और अधिक आनंदित होता है, इसीलिए वही उत्तेजक दृश्य बार बार देखने की इच्छा से कंकरीला रास्ता पकड़ने की सचेत भूल कर बैठता है। युवती की चेष्टाओं को अनुभव माने तो एक तरह का रस मिलता है, और हाव मान लें तो रस और गाढ़ा हो जाता है। बिहारी ने एक नाटकीय परिस्थिति रच दी। आप अपनी क्षमता के अनुरूप रस ग्रहण करते रहें। पृष्ठ पर पृष्ठ रंगे जाने पर भी इस रसीली परिस्थिति का इतना प्रभावशाली अंकन हो पाना अति कठिन है। एक दूसरा दृश्य है, परस्पर आकृष्ट युवक युवती कहीं अचानक मिल जाते हैं। युवक युवती के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। एक हाथ छुड़ाने के लिए युवती अपना दूसरा हाथ भी पहले से युवक के हाथ में कसे अपने हाथ को युवक की पकड़ को ढीली करने में लगा देती है। हाथ अपना काम कर रहे हैं, भाव हैं, मुख की वाणी और दृष्टि अपना अपना काम कर रहे हैं। बाहों से वह युवक को डराती है, मुख से नाही करती है, किंतु आंखों की दृष्टि से युवक की देह से लिपटती जाती है। भौहन त्रासत, मुख नटत, आंखिन सो लपटात, ऐंच छुड़ावत कर इची, आगे आवती जात। दूर से यह दृश्य कोई देखे तो यही समझेगा कि युवक युवती के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहा है, और युवती बलपूर्वक उसकी ओर खींचे जाने से अपने को रोककर उसके हाथ से अपने हाथ छुड़ा रही। वास्तविकता कितनी नाटकीय है। अपनी ओर खींचकर अपना हाथ छुड़ा रही है, किंतु वास्तव में प्रयत्न पूर्वक युवक की ओर खींचती हुई आगे बढ़ती जाती है। यहाँ भी हाव और अनुभव का सुंदर खेल चल रहा है, जिसकी पूरी अर्थ छटा सहृदय भावक के भीतर ही विकसित होती है। यह जीवन का सहज व्यवहार है, किंतु इतने कम शब्दों में किसी कवि के द्वारा इस पूरे व्यापार को उपस्थित कर देना असंभव सा कार्य। बिहारी अपने सैकड़ों दोहों में कुशलता पूर्वक यही चमत्कार करते हैं। बिहारी के दोहों को लेकर कुछ भ्रांतियां असावधान लेखकों और व्याख्याकारों द्वारा भी की गई। एक दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। अंतिम पंक्ति में बात से पहले अनेक प्रतियों में सब के स्थान पर 100 पाठ मिलता है। व्याख्याकार लोग व्याख्या टीप देते हैं कि आंखों से ही बात कर लेते हैं। यह बात पाठ और उसका अर्थ पहली पंक्ति को ध्यान में से न देख पाने के कारण ठीक माना जाता है। पहली पंक्ति में लंबे संवाद की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें 7 क्रियाओं के सूचक शब्द हैं। ध्यान से देखने पर एक एक क्रिया
संपूर्ण वाक्य का अर्थ अपने भीतर समेटे हुए। घर लोगों से भरा हुआ है, किसी उत्सव का माहौल है। युवक युवती वहां पर उस भरे घर में नैनों से मात्र बात ही नहीं कर रहे हैं, नैनों से ही, नैनन ही सभी प्रकार की सब बातें कर ले रहे हैं, जिसमें कहना, मिलन के लिए प्रस्ताव करना, नट जाना, प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर देना, इस अस्वीकार पर रीझ उठना और रीझने को व्यक्त करना, इस रीझ प्रदर्शन पर खींच उठना, खींच की प्रतिक्रिया में मेल मिलाप हो जाना, मिलाप के कारण प्रसन्न होकर खिल उठना और स्वीकृति के प्रति लजाते चले जाना। इतना लंबा संवाद चलता है भरे घर में, और कमाल यह कि इन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। आचार्यगण लजियात की जगह लजात को ठीक मानकर प्रयोग शिथिल कहते हैं। बिहारी ऐसे शिथिल प्रयोग नहीं करते। जैसे लाड़ लड़ाना से आगे का प्रयोग है लड़ियाना, संदेश से आगे का प्रयोग है संदेशड़ा, उसी तरह सुविचारित शब्द है लजियात। यहाँ लजात से काम नहीं चल सकता। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसी से सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण ढंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापार का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती है, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होता है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। रस के इन छींटों से भीगे हुए आचार्य शुक्ल बिहारी के रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभाव विधान में देखते हैं। उनकी अनुभाव योजना की निपुणता और उक्त कौशल के साथ कल्पना की मधुरता देखकर कहते हैं कि अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। बिहारी के सैकड़ों दोहे ऐसे हैं जिनमें रूप लालसा और स्पर्श कामना अनेक भंगिमाओं और चेष्टाओं के माध्यम से मूर्त हो उठती। उन दोहों को ध्यान में रखा जाए तो आचार्य शुक्ल की बात माननी पड़ेगी कि ऐसा कोई दूसरा श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। बिहारी के अनेक आलोचक और व्याख्याकार उनके दोहों में केवल श्रृंगारी चित्रों को देखकर कवि का मूल्यांकन करते हैं, जो कि सतसई में रसोई घर में काम करती हुई, दही मथती हुई, कपास के खेत में फूल चुनती हुई, बगीचे में पेड़ की डाली झुकाकर फूल लेती हुई, सरोवर में नहाती हुई, नहाने के बाद नदी या सरोवर से निकलती हुई, झूला झूलती हुई, घर के छोटे मोटे काम करती हुई, यहाँ तक कि वृद्ध पति के सिर से पके हुए बाल निकालती हुई स्त्री के बहुत से चित्र मिलते हैं, जो पूरे परिवेश की कथा कहते हैं। बिहारी के दोहे संयुक्त परिवार की पूरी संस्कृति को उजागर करते हैं। देवर भाभी के संबंध में भारतीय समाज में मनोरंजक चित्र मिलते हैं। एक दोहा है, कहत न देवर की कुवत, कुलतीय कलह डरात, पंजरगत मंजार डिग, सुकलों सूखत जात। देवर की कुवारता को परिवार के सामने इसलिए नहीं कहती कि उससे कलह पैदा हो, मन ही मन में वह कुलवधू उस तोते की तरह सूखती जाती है जिसके पिंजरे के चारों ओर बिल्ली चक्कर काट रही। बिहारी के दोहों में संयोग या वियोग के शारीरिक प्रभाव के चित्र तो मिलते ही हैं, मानसिक दशाओं के सूक्ष्म चित्र भी मिलते हैं। हम देख चुके हैं कि उस समाज में गांव के युवक सैनिक बनकर प्रदेश में काम करते थे और लंबे समय के बाद लौटते थे। एक ऐसे ही सैनिक का अपने घर लौटते समय का चित्र है। यद्यपि तेज रौहाल बल, पलको लगी न बार, तव घर को ग्वेड़ो भयो, पैड़ो कोस हजार। लंबे प्रवास के बाद घर लौटते समय स्टेशन से थोड़ा पहले गाड़ी रुकती है तो कैसा लगता है? दोहे में कहा गया है,
कि यद्यपि तेज घोड़े के बल पर अपने घर पहुंचने में पल भर की देर नहीं लगी, लेकिन उस युवक को यह लगा कि गांव के गोयड़े से घर तक की दूरी 1000 कोस की हो गई। बाहर से आया हुआ पति सीधे घर के अंदर पत्नी के पास नहीं जाता, बरामदे में अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलने के बाद तब अंदर पहुंचने की बारी आती। दोहा है, रहे बरोठे में मिलत हरि प्रारण के ईसु, आवत आवत की भई विधि की घड़ी घड़ीस। परदेश से आया हुआ पति बरामदे में परिवार के बुजुर्गों से मिल रहा है, उसके बाद पत्नी के पास भीतर जाएगा, लेकिन युवती को लगता है कि यह घड़ी ब्रह्मा की घड़ी के समान न बीतने वाली हो गई। घर लौटने के थोड़े ही दिन बाद वह फिर वापस जाना चाहता है। पत्नी सिर्फ यह कहती है कि अजौन आयो सहज रंग बिरह दूबरे गात, अब ही कहाँ चलाइए तू ललन चलन की बात। कैसी मार्मिक अभिव्यक्ति है कि अभी तो बिरह से दुबले हुए शरीर पर पुराना रंग भी नहीं लौटा है कि आप चलने की बात कर रहे हैं। सत्सई के दोहों को लेकर एक भ्रांति और हुई। अनेक दोहे अन्योक्ति पद्धति के सुंदर उदाहरण हैं, जैसे करि फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, अय गंधी मतिमंद तू इतर दिखावत का है। इत्र बेचने वाला गंधी गांव में आया है, वह किसानों के हाथ पर इत्र लगाकर कहता है कि देखिए कैसा है। किसान इत्र को चाट जाता है और कड़वा लगने पर भी अच्छा कह देता है। इस दृश्य को देखने वाला कोई कह रहा है कि अय मूर्ख गंधी, तू किसको इत्र दिखा रहा है। कुछ व्याख्याकार इस दोहे के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कवि गांव वालों को बेवकूफ कह रहा है। यह दोहा गंधी और किसान के बीच का है ही नहीं, अन्योक्ति है। यह राज दरबार में उस कवि के लिए कहा जा रहा है जो अपनी कविता उन्हें सुना रहा है जिन्हें कविता की कोई समझ नहीं। राजकवि द्वारा सुनाई गई कविता ना समझने पर भी राजा को खुश करने के लिए मूर्ख दरबारी कह देते हैं कि बहुत अच्छी कविता है। बिहारी ने भी ऐसे दरबारियों के लिए कुछ ऐसे दोहे लिखे हैं जिनमें इतनी अतिशयोक्ति मिलती है कि बात अविश्वसनीय बन जाती है। जैसे बिरहड़ी नायिका की देह से लू चलने जैसी गर्मी का पैदा होना, या सुंदरी की कमर का इतना पतला होना कि वह दिखाई ही ना पड़े। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्यात और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गईं। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। बिहारी ने सत्सई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह सच है कि श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी का कोई मुकाबला नहीं, किंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी में और कुछ है ही नहीं। बिहारी में प्रेम की जो धारणा है उसको कबूतर की जोड़ी के संदर्भ में देखना चाहिए। वे कहते हैं कि हे परेवा, इस पृथ्वी पर तू ही सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही जैसे समर्थ पंखों वाली परेई रहती है और तुम्हारे भोजन के लिए कंकड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। पटु पाखें भकु कांकरें सपर परेई संग, सुखी परेवा पुहुन में तू ही एक विहंग। भक्त कवियों की भक्ति चेतना और रीति कवियों की भक्ति चेतना का अंतर दो पक्षी प्रतीकों के माध्यम से समझा जा सकता है। जहाँ भक्ति काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक चातक है, वहीं रीति काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक परेवा या कबूतर है। बिहारी सत्सई में दरबारी संस्कृति और सत्ता के निकट रहने वालों की चतुराई के भी अनेक चित्र मिलते हैं। वैद्य, ज्योतिषी और कथावाचक जैसे लोगों की धूर्तता के स्पष्ट चित्र भी सत्सई में मिलते हैं। एक जोशी जी के घर पत्र हुआ है। जोशी जी पत्रा में उसकी जन्मपत्री पर विचार करते हैं। जातक का पितृहंता योग देखकर डर जाते हैं। अगले ही पल यह देखकर प्रसन्न हो जाते हैं यह जातक उनका है ही नहीं, किसी और का है, वही मरेगा। वैद्य जी एक नपुंसक आदमी से बहुत सारा धन लेकर और ऊपर से बहुत एहसान जताते हुए उसको नपुंसकता की दवा देते हैं। वैद्य जी की इस क्रिया को देखकर उनकी पत्नी मुस्कुरा देती है, जिसका अर्थ है कि अपनी दवा क्यों नहीं कर लेती। बिहारी सत्सई के रूप चित्र वस्तुतः तराशे हुए हीरे हैं, जिनके प्रत्येक पहलू में एक अलग तरह की चमक छिपी है। लेकिन जैसे हीरे की परख करने के लिए विरल योग्यता वाले पारखी होते हैं, उसी तरह सत्सई के दोहों की परख के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता तो चाहिए ही।